नमस्कार साथियों, अभी ये जो चैप्टर चल रहा था मेजरमेंट, तो बच्चा मेजरमेंट में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 01 देख लिया था, जिसमें मैंने आपको मेट्रोलॉजी के बारे में, एक्यूरेसी हो गया, प्रिसीजन हो गया, ऐसे ढेर सारे चीजें बताई थी। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 02 पढ़ना है। मतलब ये हमारा क्लास 2 होगा मेजरमेंट का। इसकी शुरुआत हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से होती है। जैसे बहुत सारे ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज बड़ा पूछा जाता है, जैसे कि वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज हो गया, इसके अलावा साइन बार हो गया, क्योंकि मेनली आपके एग्जाम में यही 3 पूछे जाते हैं, है ना। तो हम लोग आज पहले वर्नियर कैलिपर को देखेंगे। तो विश्वास मानिए, इन सबको देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि क्या अजीबोगरीब है, लेकिन एक बार जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपको वर्नियर कैलिपर को यूज करना इतने अच्छे तरीके से आ जाएगा कि फिर आप कोई भी रीडिंग आप खुद बता पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग अपनी कॉपी में डालिएगा, उसका नाम है वर्नियर कैलिपर। अब मैं वर्नियर कैलिपर को समझाऊंगा बाद में, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट आपको समझाने लगूं कि ये है वर्नियर कैलिपर। पहले उस बात को पहले समझो, थोड़ा सा जो है अपने आप में फील लेके आइए कि वर्नियर कैलिपर आखिरकार क्या होता है और किस सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनना एकदम कायदे के साथ जो मैं बता रहा हूं। तो जब भी कभी हम लोग वर्नियर कैलिपर को पढ़ते हैं तो उससे पहले हम लोगों को एक्यूरेसी के बारे में समझना चाहिए कि हम अपने मेजरमेंट की एक्यूरेसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इस एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन खींची, मेरे पास कोई लाइन है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ी बन रही है, मैं इसको जल्दी से सीधा कर देता हूं। अरे सीधी नहीं हुई, कोई बात नहीं, नहीं सीधी हुई, हम लोग दोबारा से बना देंगे, है ना। तो ये मेरे पास एक लाइन है। आप इस लाइन को ना आप एक अपनी स्केल समझिए, मतलब एक ये पैमाना है, और इस पैमाने में मैंने क्या किया, ढेर सारे खाने बनाए। ये हमारा 0 से शुरुआत हुई, पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा, इसके बाद चौथा, फिर ये आगे हमारा 5वां। बहुत ध्यान से सुनना। फिर इसके बाद ये 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, और ये कह सकते हो 1 2 3 4 5, ये तुम्हारा 10वां। मैंने देखो ढेर सारे यहाँ पर खाने बनाए, बहुत ध्यान सुनना। तो मैंने अगर ये ढेर सारे खाने बनाए यानी डिवीजन किए, और मैंने आपसे पूछा कि इनमें से बताइए एक डिवीजन कितने भाग को शो करता है, यानी एक भाग कितने mm को शो करता है। तो मैंने कहा कि इसका एक भाग 8 mm को शो करता है। सर इसका एक भाग कितने mm को शो करता है? 8 mm को। तो हम इसके द्वारा सबसे छोटा मान जो निकाल सकते हैं, छोटा मान जो ज्ञात कर सकते हैं, सर वो 8 mm ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है ना। लेकिन अगर मैं इसी के नीचे एक और पैमाना बना देता, बट उस पैमाने में मैं क्या करता, सर उस पैमाने में मैं ये करता कि उसमें जो है ना, उसका एक भाग बहुत छोटी सी वैल्यू को कैलकुलेट करके बताता हूं। उसका एक भाग टोटल। तो ये इसके नीचे मैंने देखिए एक और पैमाना बनाया, लेकिन मैंने कहा कि ये जो नीचे वाला पैमाना है ना, इसमें भी शुरुआत 0 से होती है, परंतु इसका जो एक भाग है ना वो थोड़ा सा कम है, 1 2 3 4 5, है ना। फिर ऐसे करते हुए देखिए यहां पर मैंने 5, ये 10, इस तरीके से मैंने इस तरह से पैमाने बना दिए। कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाला जो है ना, ध्यान से सुनना, ऊपर वाला पैमाना का एक खाना 8 mm को शो करता है, ठीक है, जबकि नीचे वाले पैमाने का एक खाना मान लीजिए 0.9 mm को शो करता है। सुनते हैं ना ध्यान से, बस कायदे के साथ। तो आप ये बताइए, अगर ऊपर वाला पैमाना आप इंडिविजुअल यूज करते तो छोटी से छोटी वैल्यू कितनी नाप सकते थे? 8 mm। अगर ये पैमाना इंडिविजुअल यूज करते तो छोटी से छोटी वैल्यू कितनी नाप सकते हैं? 0.9 mm। क्लियर है ना, क्योंकि एक खाना 0.9 mm। लेकिन अगर हम इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी एक ऊपर एक नीचे, तो इससे के द्वारा जो सबसे छोटी वैल्यू मापी जा सकती है वो कितनी नापी जा सकती है? कहना सबसे छोटी वैल्यू मापी जा सकती है 8 mm में से 0.9 mm को घटाना पड़ेगा। दैट मीन्स बताइए कितना हो जाएगा? 0.1 mm। क्लियर है ना। तो जो सबसे छोटी वैल्यू मापी जा सकती है, बताइए उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सर उसी को हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। तो मेरे कहने का मतलब बस ये है
कि अगर हमने दो पैमाने ऐसे यूज किए जिसके मान में बहुत कम अंतर है, अगर दो पैमाने ऐसे यूज किए जाए जिसके मान में बहुत कम अंतर है, जैसे कि 8 mm अगर अलग से यूज किया होता तो छोटी से छोटी वैल्यू 8 mm में आप सकते थे। 0.9 mm के खानों वाला पैमाना अगर अलग से यूज किया होता तो छोटी से छोटी वैल्यू 0.9 mm में आप सकते थे। लेकिन अगर तुमने इन दोनों को एक साथ यूज कर लिया, ऊपर नीचे रख कर यूज कर लिया, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या नाप सकते हैं? कहना 8 mm में से 0.9 को घटा दीजिए, 0.1 mm भी मापा जा सकता है। बताइए, बस इसी सिद्धांत पे हमारा काम करता है कौन? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत कोई पूछे तो कहना वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत होता है दो पैमानों के बीच अंतर। तो दो पैमानों के बीच जो अंतर है उसी सिद्धांत पे काम करता है हमारा वर्नियर कैलिपर। पहले इस पॉइंट को लिखेंगे। पूछा जाएगा कि बताइए वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत क्या है, तो आप सीधा सीधा बोलिए कि वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत है दो पैमानों के बीच अंतर। दो पैमानों के बीच अंतर। तो बच्चा दो पैमानों के बीच जो अंतर होता है उसी सिद्धांत पे बताइए कौन काम करता है? कहना वर्नियर कैलिपर। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब आगे की बात करते हैं कि वर्नियर कैलिपर में इन दोनों पैमानों का नाम क्या होता है बच्चा? तो वर्नियर कैलिपर में मैंने बताया ये जो 1 mm वाला पैमाना होता है, 1 mm वाला पैमाना, इसे बोलते हैं मुख्य पैमाना। ध्यान रखना, 1 mm वाले पैमाने को बोला जाता है मुख्य पैमाना। और जो 0.9 mm वाला पैमाना है सर, इसे बोला जाता है वर्नियर पैमाना। इसे क्या बोला जाता है? कहना इसे बोला जाता है वर्नियर पैमाना। वर्नियर पैमाना, ओके। तो इसे बोला जाएगा वर्नियर पैमाना। तो वर्नियर पैमाना क्या होता है और मुख्य पैमाना क्या होता है, ये भी आपको क्लियर। अब मैं आपको डायग्राम के बारे में पूरी बात बताता हूं। अगर आप डायग्राम को देखिए तो इस तरीके से हमारा कह सकते हो रहता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की मदद से हम लोग एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर दोनों निकाल सकते हैं। देखो, वर्नियर कैलिपर में मैं आपको बता दूं, पहले बात तो मेरे पास दो तरह के जबड़े होते हैं। इनमें से ये जो जबड़ा होता है ये हमेशा फिक्स रहता है, इसे बोलते हैं फिक्स जॉ। बताइए, लेकिन ये जबड़ा जो है ना ये आगे पीछे स्लाइड कर सकता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मूवेबल जॉ। मूवेबल जॉ का मतलब ये हुआ कि सर ये हमारा कह सकते हो आगे पीछे स्लाइड कर सकता है, मूवेबल जॉ। सर ये मेरा मूवेबल जॉ हो गया। अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे इस पेन का डायमीटर निकालना है तो मैंने क्या किया, इस पेन को यहां पर फिट कर दिया और फिट कर देने के बाद यहां की रीडिंग को पढ़ूंगा और रीडिंग को पढ़ने के बाद मैं इसका डायमीटर बता दूंगा कि सर इसका डायमीटर कितना है। क्लियर है ना? वो कैसे निकालना है वो बात की बात है। फिलहाल ये बस समझो कि ये जो दोनों जबड़े हैं ना, ये दोनों जबड़े किसी भी जॉब के एक्सटर्नल डायमीटर को बताते हैं, यानी यहां से लेकर यहां तक के डायमीटर को बताते, एक्सटर्नल डायमीटर को बताते, बाह्य डायमीटर को। इसीलिए इन दोनों जबड़ों को मिला के हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं बच्चा, इन्हीं दोनों जबड़ों को बोला जाता है एक्सटर्नल जॉ। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जॉ। मतलब ये हमें बाह्य डायमीटर देंगे। हम लोग अपने वर्नियर कैलिपर की मदद से किसी सरफेस का बाह्य डायमीटर तो साथ साथ इंटरनल डायमीटर भी माप सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सर, इंटरनल कैसे नापना है? जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई जॉब है और ये जॉब इस तरीके से हॉलो है और मुझे इसका इंटरनल डायमीटर बताना है, यानी अंतः डायमीटर बताना है, अंदर वाला डायमीटर बताना है, दैट मीन्स ये वाला डायमीटर बताना है। कैसे पता चलेगा? तो हम लोग क्या करेंगे कि इस जबड़े को, इस जॉब को यहां से उठाएंगे ऐसे और इसे ऊपर फिट करेंगे। ये ऊपर कैसे फिट होता है मैं आपको बता दूं, इसको ऐसे पकड़िए, है ना। देखो जैसे कि ये ढक्कन को लेके समझो, ये ढक्कन है, तो ढक्कन को लेके समझेंगे तो मुझे इंटरनल डायमीटर निकालना है, तो इनमें से ऐसे पकड़ेंगे तो इसका एक पोर्शन यहां पर सटा देंगे। और ये देखिए इसमें भी सेम चीज होती है। ये वाली जो है जबड़ा कैसा होता है सर? ये वाला जबड़ा फिक्स होता है। और ये वाला जबड़ा बताइए कैसा होता है सर? ये वाला जबड़ा भी कैसा होता है सर? मूवेबल होता है। तो आप मुझे बताइए, अगर इस जॉब को ऐसे उठाकर ऐसे फिक्स कर दिया जाए, लेकिन कैसे फिक्स करना मैं बता दूं। फिक्स वाला जबड़ा इस कोने पे सटा होगा
और मूवेबल वाला जबड़ा इस कोने पे सटा होगा। आप थोड़ा फील करके देखिए जब आप पहनाओगे तो जैसे ही आप ऐसा काम करोगे तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, किसी भी जॉब का इंटरनल डायमीटर पता कर सकते हैं। और इंटरनल डायमीटर पता कर सकते हैं इसलिए इन दोनों जबड़ों को मिला के हम लोग किस नाम से जानते हैं सर, इन दोनों जबड़ों को मिला के हम लोग इंटरनल जॉ के नाम से जानते हैं, इंटरनल जॉ के नाम से जानते हैं। आंतरिक जबड़ा जिसको बोलते हैं और इसे बाह्य जबड़ा जिसको बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो वर्नियर कैलिपर की मदद से बाह्य डायमीटर अंतः डायमीटर दोनों निकाले जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात सुनो। मैंने अभी अभी बताया था कि इसमें जो है ना दो तरह की स्केल होती है, एक मुठ एक वर्नियर। ये जो बड़ी वाली स्केल होती है ना, ये बड़ी वाली पूरी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120 mm तक, सर इसे बोला जाता है मुठ स्केल, मुठ पैमाना। क्या बोला जाएगा? मुठ पैमाना। ठीक है, जबकि ये जो 0 से लेके 10 तक है, आप इसे 0 से लेके 10 mm मत कहो, 0 से लेके 10 ठानों तक बोलो। सर ये जो 0 से 10 तक है इसे बोला जाता है वर्नियर पैमाना। इसे क्या बोला जाएगा सर? इसे बोला जाएगा वर्नियर पैमाना। ध्यान से सुनते रहना। लेकिन जो वर्नियर पैमाना है ना, ये आगे पीछे स्लाइड कर सकता है, आगे पीछे स्लाइड कर सकता है। इसीलिए कई बार इस वर्नियर पैमाने को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इसे बोला जाता है स्लाइडिंग स्केल। इस वर्नियर पैमाने को भी एक नाम से जाना जाता है सर, इसे बोला जाता है स्लाइडिंग स्केल। देख लो, है ना। जबकि अगर मैं बात करूं, ये जो आपका ऊपर वाला है जिसको आपने मुठ पैमाना बोला, सर ये एकदम फिक्स रहता है, ये आगे पीछे मूव नहीं कर सकता। इसलिए कई बार हम इसको फिक्स स्केल के नाम से भी जानते हैं। सुनते हैं ना ध्यान से, एक क्वेश्चन बनता है। तो मैंने ये कहा कि ये जो हमारा कह सकते हो ये वर्नियर स्केल है, यानी वर्नियर पैमाना है यहां से लेकर यहां तक। सर वर्नियर पैमाना है यहां से लेकर यहां तक, ये आगे पीछे स्लाइड कर सकता है अकॉर्डिंग टू जॉब डायमीटर। जॉब डायमीटर ज्यादा है तो थोड़ा इधर करना पड़ेगा, कम है तो इधर, है ना। फिर यहां पर देखिए, यहां पर आप देखिए एक स्क्रू लगा होता है, इसे बोलते हैं क्लैंप स्क्रू। इसे बोला जाता है क्लैंप स्क्रू। पता है इसकी मदद से क्या करते हैं हम लोग? सर इसकी मदद से हम लोग करते हैं, सर इसकी मदद से हम लोग करते हैं कि जब यहां जॉब लगाओगे तो जॉब लगाने के बाद वर्नियर पैमाना आगे पीछे स्लाइड नहीं करना चाहिए। अगर स्लाइड कर दिया तो बेकार है। फिर तो हम लोग इसको यहां से कस देते हैं। क्या करते हैं? कस देते हैं। ठीक है, अब मैं अगली बात करता हूं। ये जितने भी जबड़े हैं ना, इन जबड़ों में जॉब को फंसाना होता है, समझिए ध्यान से। साथ साथ इस जॉब को कसे भी रहना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जबड़े हैं ना, इनको थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा ताकि घिसावट ना हो सके। इसलिए वर्नियर कैलिपर, पूरा वर्नियर कैलिपर, ध्यान से सुनना, पूरा वर्नियर कैलिपर ये एक पदार्थ का बनाया जाता है जिसका नाम है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, या फिर आप कई बार इसको निकेल क्रोमियम स्टील भी कह सकते हो। तो पूरा का पूरा वर्नियर कैलिपर स्टेनलेस स्टील या फिर आप इसे निकेल क्रोमियम स्टील भी कह सकते हो। बट मैं आपको बता दूं, ये जो जबड़े होते हैं ये किसके बनाए जाते हैं? कहना जितने भी जबड़े होते हैं वो एक मटेरियल आता है जिसको बोलते हैं कार्बाइड। तो जितने भी हमारे जबड़े होते हैं वो कार्बाइड के बनाए जाते हैं। आगे चलते जब आप फिटर ट्रेड पढ़ोगे तो वहां पर आप कार्बाइड भी समझोगे कि कार्बाइड क्या होता है। कार्बाइड एक ऐसा टाइप का मटेरियल होता है जो कह सकते हो जल्दी घिसता नहीं है, मतलब घिसावट का विरोध करता है। तो जितने भी जबड़े हैं वो किससे बनाए जाते हैं? कार्बाइड के। बट पूरी की पूरी वर्नियर कैलिपर किसकी बनाई जाती है? कहना वो बनाई जाती है स्टेनलेस स्टील की, जिसको आप निकेल क्रोमियम स्टील भी कह सकते हो। सर ऐसा क्यों किया आपने? मैं बताता हूं। मान लीजिए आपने मार्केट से ये वर्नियर कैलिपर लेके आए और समय चल रहा था बरसात का मौसम था। तो मेरे भाई ये बताओ, अगर ये वर्नियर कैलिपर मार्केट से लेके आए, बरसात का मौसम था, तो क्या आप चाहोगे कि इसमें जंग लग जाए? नहीं चाहोगे ना। तो जंग लगने से बचाना है तो क्रोमियम मिलाना है। बताइए, जंग लगने से बचाना है तो क्रोमियम मिलाना है। बताइए, क्लियर है ना। तो जंग लगने से बचाने के लिए हमने क्या मिलाया? क्रोमियम। दूसरी चीज, जब ये मार्केट से लेके आओगे, मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है, तो क्या ऐसा चाहोगे कि गर्मी के दिनों में ये जो आपने वर्नियर कैलिपर लेके आए इसकी लंबाई बढ़ जाए? क्या गर्मी के दिनों में ये फैल जाए, ऐसा चाहोगे?
तो कहना फैल जाएगी तो रीडिंग कहां से दे पाएगा सही सर है। तो आप चाहते हो कि टेम्परेचर का ज्यादा इस पर प्रभाव भी ना पड़े, तो टेम्परेचर का प्रभाव से बचाना है तो मेरे भाई निटिल मिलाना है। मैंने एक बार नहीं कई बार बढ़ाया। निटिल क्या करता है कि तापमान के प्रभाव को या हाई टेम्परेचर सहने का गुण लेके आता है। हाई टेम्परेचर सहने का गुण तापमान की वजह से, निटिल की वजह से आता है और क्रोमियम मिलाने से जंग नहीं लगता। इसलिए बोलते हैं कि पूरा का पूरा जो वर्नियर कैलिपर है वो टिस्टा बनाया जाता है, कहना वो बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील का या निटिल क्रोमियम स्टील का। लेकिन जबड़े टिस्टे बनाए जाते हैं सर, जबड़े बनाए जाते हैं तुम्हारे टिस्टे सर, जबड़े बनाए जाते हैं कार्बाइड के। कसने के लिए क्या होता है क्लैंप स्क्रू, है ना। एक्सटर्नल डायमीटर ये, इंटरनल ऊपर वाला। इनमें से एक जबड़ा फिक्स होता है, दूसरा जबड़ा मूवेबल। मूवेबल जबड़े का संबंध किससे होता है सर, मूवेबल जबड़े का संबंध होता है वर्नियर पैमाने से। फिक्स जबड़े का संबंध किससे होता है सर, फिक्स जबड़े का संबंध होता है मुख्य पैमाने से, है ना। अब सवाल ये है कि चलिए सर बहुत सारी बातें आपकी हो गई, अब मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जॉब का डायमीटर कैसे बताता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको वर्नियर कैलिपर दूं, लो हो, अब मुझे इस जॉब का डायमीटर बताओ, तो मैं आपको बता दूं ये जॉब का डायमीटर दशमलव के दो स्थान तक एक्यूरेट बता सकता है ना। लेकिन सेंटीमीटर में दशमलव के 2 स्थान तक और mm में दशमलव के 1 स्थान तक। जैसे कि मैं कह दूं तो इस जॉब का डायमीटर 10.7 mm है, 10.7 mm है। तो अगर आप सिंपल स्केल लेके आइए तो वो 10 mm ही बताएगा या 11 mm बताएगा, 10.7 नहीं बता सकता, बट ये बता सकता है। ये क्या है बता सकता है, लेकिन कैसे बताएगा ये सबसे बड़ा मुद्दा है आपका। तो मैं आपको पहले बताता हूं, सबसे पहले लीस्ट काउंट सुनिए क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं अल्पतमांक, या करो मैंने कल पढ़ाया था लीस्ट काउंट। तो जब आप मार्केट से वर्नियर कैलिपर लेके आते हो तो मुख्य स्केल के जितने भाग होते हैं उसके आधार रखना। एक भाग जो है 8 mm का होता है, और वर्नियर कैलिपर में कई बार 10 ठाने होते हैं, कई बार 20 ठाने होते हैं, कई बार 50 ठाने भी होते हैं, लेकिन मैंने 10 ठाने लिए हैं। तो एक भाग 0.9 mm का होता है। मतलब सीधा सीधा मैं हिसाब बताता हूं, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा सा आप समझ लो बात को, है ना। मैं आपको अब लीस्ट काउंट बताता हूं, लीस्ट काउंट क्या होता है। तो मैंने अभी अभी आपको ये बात पढ़ाई कि जब भी कभी लीस्ट काउंट निकालना हो, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं अल्पतमांक निकालना हो। क्या निकालना हो अल्पतमांक। तो किसी भी पैमाने का जो लीस्ट काउंट होता है यानी अल्पतमांक होता है वो क्या होता है। अगर मैं वर्नियर कैलिपर की बात करूं तो कहना आपने सर देखो 2 पैमाने बनाए, एक मुख्य स्केल एक वर्नियर स्केल, है ना। तो मुख्य स्केल मतलब मेन स्केल के डिवीजन MSD, शॉर्टकट में इसको MSD बोलेंगे, माइनस वर्नियर स्केल के डिवीजन यानी VSD, है ना। मैं बता दूं MSD का पूरा नाम क्या है और VSD का पूरा नाम क्या है, मैं यहां लिख देता हूं। अगर मैं पूछूं कि MSD क्या है और VSD क्या है, इसको कॉपी में सब लोग नोट डाउन करेंगे। सर MSD का मतलब है मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन सर ये कहलाता है तुम्हारा MSD। जबकि VSD का पूरा नाम क्या है सर, VSD का पूरा नाम है वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब वर्नियर स्केल के डिवीजन, है ना। अब मैंने कहा मार्केट में अलग अलग तरह के वर्नियर कैलिपर आते हैं, इस बात को पहले समझो। अगर 10 खानों वाला वर्नियर कैलिपर है तो करते क्या है हम लोग 9 mm को 10 खानों में एक छोड़कर ध्यान से सुनना। अगर मार्केट में 10 खानों वाला वर्नियर कैलिपर है, 10 खानों वाला वर्नियर कैलिपर है, 10 खानों वाला, तो 10 खानों को हम लोग 9 mm में डिवाइड करते हैं, या 9 mm को 10 खानों में। वर्नियर कैलिपर 20 खानों का भी आता है मार्केट में, तो 20 खानों का आता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं एक छोड़कर यानी 19 mm को 20 खानों में डिवाइड करते हैं। वर्नियर कैलिपर 50 खानों का भी आता है मार्केट में, लेकिन 50 खानों में हम लोग क्या करते हैं 49 mm को 50 खानों में डिवाइड करते हैं। आपको इससे पहले वाला जो वर्नियर कैलिपर दिखाया गया था, देखो इसमें वर्नियर कैलिपर में देखिए ये जो वर्नियर स्केल है 0 1 2 3 10 खाने हैं, देख लो कितने खाने हैं सर 10 खाने हैं। तो अगर 10 खाने हैं स्टे, बहुत ध्यान से सुनना,
तो 9 mm को 10 ठानों में डिवाइड किया गया होगा। मैंने कहा 8 mm को छोड़ के। देखो मेन स्केल में क्या होता है, मेन स्केल में 8 डिवीजन 8 mm का होता है। मेन स्केल में 8 डिवीजन 8 mm का होता है, समझो बात को। मेन स्केल में, ये जो मेन स्केल है इसमें 8 डिवीजन 8 mm का होता है, सुनते हैं ना। लेकिन ये जो 1 ईयर स्केल है जिसमें 10 ठाने आपको नजर आ रहे हैं, इसमें 10 ठानों का मतलब 10 mm नहीं होता, ये थोड़ा सा छोटा होता है। हाँ, यहां पर 10 ठानों का मतलब होता है सर, 10 ठानों का मतलब होता है 9 mm। 9 mm को 10 ठानों में डिवाइड किया जाता है मेरे भाई। तो बताइए 1 ठाना किसको शो करेगा, यानी 8 डिवीजन किसको शो करेगा सर, 8 डिवीजन शो करेगा 9/10 mm को। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। और कैसे डिवीजन होता है, वो डिवीजन के लिए मैंने यहां पर ये देखो ये लिख रखा है। ये अगर 10 ठानों वाला 1 ईयर कैलिपर है तो 9 mm को 10 ठानों में डिवाइड किया जाएगा। 20 ठानों वाला 1 ईयर कैलिपर है, 19 mm को 20 ठानों में। 49 mm 50 ठानों वाला है तो 49 mm को 50 ठानों में। तो मेरे भाई ये बताओ, अगर 10 ठानों वाला है तो 1 ठाना 9/10, ये वाला है 1 ठाना 19/20, 1 ठाना 49/50, ऐसे तो रहा। तो मेरे भाई अगर मैं 10 ठानों वाला ले लेता हूं, कौन वाला ले लेता हूं, थोड़ी देर की फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 10 ठानों वाला है जो दिखाया गया था। तो 10 ठानों वाला है तो बताइए 1 ठाना कितने को शो करेगा सर, 1 ठाना 9/10 mm को शो करेगा। देख लो 9/10 इधर भेज दीजिए, 10 - 9 8 हो जाएगा, 8/10 0.1 mm। यही तुम्हारा लीस्ट काउंट हो गया, यही तुम्हारा 1 ईयर कैलिपर का क्या हो गया, लीस्ट काउंट, है ना। तो 1 ईयर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना आ गया सर, 1 ईयर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो आ गया सर वो 0.1 mm आ गया। देख लो, बट इसको रटो नहीं, इसको रटिए नहीं, रटिए नहीं। डायरेक्ट तरीका क्या होता है, जब भी कभी आपको लीस्ट काउंट निकालना हो, जब भी कभी किसी भी 1 ईयर कैलिपर का क्या निकालना हो सर, 1 ईयर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालना हो, तो सिर्फ आपको बस इतना करना है, 1 ईयर स्केल में ठानों की संख्या देखनी है। जैसे देखिए यहां 1 ईयर स्केल में 10 ठाने हैं या 20 ठाने हैं या 50 ठाने हैं, तो 1 ईयर स्केल में जितने भी ठाने हैं बस उसका आप उल्टा कर दीजिए, यानी 1/n कर दीजिए। सर 1/n कर देने से उस 1 ईयर कैलिपर का क्या पता चल जाता है, लीस्ट काउंट पता चल जाता है। ओके, तो 1 ईयर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालना है मेरे भाई, तो 1/m कर दो। n क्या है, n क्या है, तो कहना 1 ईयर स्केल में ठानों की संख्या, है ना। अब यहां ठानों की संख्या बतानी है, डिवीजन नहीं बताना कि डिवीजन कितने का है, मैं बता दूं। तो यहां पर बोला जाएगा 1 ईयर स्केल में ठानों की संख्या, या यूं कहिए कि सीधा सीधा बोलिए 1 ईयर में, 1 ईयर स्केल में ठानों की संख्या। डिवीजन का मान नहीं बताना। देखो डिवीजन एक अलग चीज होती है। देखो अगर 10 ठाने हैं तो 8 डिवीजन कितने का होगा, 9/10, वही है। तो VSD का मतलब है 1 ईयर स्केल डिवीजन, डिवीजन का मतलब 8 ठाना कितने का। MSD का मतलब है मेन स्केल डिवीजन, मतलब मेन स्केल का 8 ठाना कितने का, ठीक है। तो 1 ईयर कैलिपर का कह सकते हो लीस्ट काउंट 1/n होता है। n क्या है, 1 ईयर स्केल में ठानों की संख्या। बस आंसर यहां से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे सर, अगर 10 ठाने हैं तो बताइए लीस्ट काउंट कितना, कह देना 8/10, जिसको आप 0.1 mm भी कह सकते हो, समझो बात को। 20 ठाने हैं तो बताइए लीस्ट काउंट कितना, 8/20, इसलिए 0.05 mm भी कह सकते हैं। सर 50 ठाने हैं तो बताइए कितना, 8/50, और 8/50 को कितना लिखा जा सकता है सर, 8/50 को पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.2 mm भी लिखा जा सकता है, या mm कर लेना। ओके, तो 10 ठाने हो, 20 ठाने हो, कितने भी ठाने हो 1 ईयर स्केल में, आपको बस लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए। उल्टा कर दीजिए 1/n। लेकिन ज्यादातर जो यूज में लाया जाता है बच्चा, वो या तो पहला वाला होता है या तो दूसरा वाला, ठीक है। तीसरा वाला थोड़ा सा कम यूज में लाया जाता है। जब आपसे नॉर्मली पूछे कि ठानों की संख्या ना दी जाए और तुमसे डायरेक्ट पूछ ले कि बताइए जरा, क्या बोलते हैं 1 ईयर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है,
तो आप हमेशा ये 0.1 mm वाला ही बताएंगे क्योंकि यही सबसे फेमस है। ओके, इस बात को याद रखना। तो लीस्ट काउंट सब तो समझ आ गया ना, फॉर्मूला याद रखना MSD माइनस VSD, एक तो इससे निकाल सकते हैं हम लोग, और अगर आपको MSD माइनस VSD नहीं लगाने तो बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तो फिर हम लोग कर सकते हैं सीधा सीधा 1/n। n क्या है, 1 ईयर स्केल में ठानों संख्या। ठीक है, चलिए सर ये बात तो आपकी समझ में आ रही, लीस्ट काउंट समझ में आ रही है, यहां की बातें भी समझ में आ रही। अब मैं एक सवाल सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। देखो ये एक डायग्राम बना हुआ है 1 ईयर कैलिपर का, थोड़ा सिंपल वे में है, और सिंपल वे में इसलिए क्योंकि मुझे अभी इसका जॉब का डायमीटर निकालना है। आप सबको पता है ये ऊपर वाली मेन स्केल है और ये तुम्हारी 1 ईयर स्केल है। ध्यान सुना, अब मैं इसमें थोड़ा सा जादू कर दूं, है जल्दी से मैं इसको हटा दूं क्योंकि बिना इसके हटाए काम नहीं चलेगा। चल हट जा जल्दी से, ये देखिए ये हट गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया है सर, मैंने जो है ना अभी इसको थोड़ा सा इधर वाला पोर्शन हटा दिया। चलिए मैंने क्या किया सर, मैंने इसके अंदर एक जॉब लगा दिया। सर मैंने इसके अंदर एक जॉब को फिट कर दिया ताकि मैं इस जॉब का डायमीटर बता सकूं। हालांकि ध्यान रखना 1 ईयर कैलिपर हमेशा डायमीटर बताता है, रेडियस आप आधा करके खुद ही निकाल लेना, है ना। तो मेरे भाई जब ये जॉब नहीं लगा हुआ था, अर्थात इसको हटा दीजिए, ठीक है, जब ये जॉब नहीं लगा हुआ था यानी ये नहीं था, तो जब ये नहीं था तो मेन स्केल का 0 और 1 ईयर स्केल का 0 दोनों एक सिधाई में थे, दोनों एक सिधाई में होते। लेकिन जैसे ही ये जॉब आपने लगा दिया सर, जैसे ही आपने ये जॉब लगा दिया तो जॉब को लगाने के बाद क्या हुआ बच्चा, तो जॉब के लगाने के बाद आजा जल्दी से, मुझे फिर से जॉब बनाना पड़ेगा, बना देते कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए मैंने ये जॉब लगा दिया, तो जॉब के लगाने के बाद क्या हुआ, ये स्लाइडिंग स्केल थोड़ा सा आगे बढ़ गई। अब बच्चा अगर ये बताओ स्लाइडिंग स्केल आगे बढ़ रही तो ये जो जॉब का डायमीटर होगा, यही डायमीटर ही तो मुझे पता करना कितना होना चाहिए, बताओ। तो बड़ा सीधा सीधा सिद्धांत है कि अगर ये जॉब का डायमीटर पता करना है, कैसे पता किया जाएगा, कहना अगर आपको ये जॉब का सर डायमीटर निकालना है तो आप पहले देखिए ये जो मेन स्केल होता है सर, मेन स्केल का 8 डिवीजन कितने mm का होता है सर, मेन स्केल का 8 डिवीजन 1 mm का होता है, ये क्लियर है ना। तो मेन स्केल में थोड़ा गौर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mm तक तो देखो पूरा दिया है। अच्छा ये 1 2 का मतलब ये सेंटीमीटर में, अगर mm में होता तो ये 8 नहीं 10 mm होता, समझो बात को। हम लोग mm में निकालना चाहते हैं, mm में निकालना मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। तो आप चाहो तो यहाँ पर 10 कर दो, यहाँ पर 20 कर दो, यहाँ पर 30 कर दो, यहाँ पर 40 कर दो, और यहाँ पर जो है क्या कर दो, सेंटीमीटर की जगह सर सेंटीमीटर की जगह यहाँ पर mm कर दो। अब मुझे एक बात बताइए यहाँ पर कि आपने ये कहा कि सर देखो ये 10 से थोड़ा सा पहले 9 से ज़्यादा है, यानी जो भी जॉब का डायमीटर होगा, यानी जो भी तुम्हारी रीडिंग होगी, जो भी तुम्हारी रीडिंग होगी सर वो 9 mm से ज़्यादा है, इसलिए 9 mm में कुछ जुड़ेगा। देख लो 9 से ज़्यादा 10 से कम और 10 से छोटा है तो 9 mm में जुड़ेगा। अब सवाल ये कितना जुड़ेगा, तो 9 mm से ज़्यादा तो हो रही होगा, प्लस तुम्हें क्या करना होता है, ये देखिए कि 1 ईयर कैलिपर में कितने खाने हैं। तो 1 ईयर कैलिपर में देखो 1 ईयर स्केल में 10 ठाने हैं, तो 10 ठाने हैं तो जल्दी बताइए इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा। अगर 10 ठाने हैं तो लीस्ट काउंट 0.1 mm हो रहा। तो इसका मतलब रीडिंग तुम्हारी 9 प्लस जो भी तुम्हारा लीस्ट काउंट है। अब देखो लीस्ट काउंट भी मैं क्यों मल्टीप्लाई में कर रहा हूं ये भी सुनो। देखो सर अगर ये लाइन या सॉरी मैंने 0 तो देखना है, सॉरी हमें किसको देखना है, हमें इस लाइन को थोड़ी ना देखना है, हमें तो 0 को देखना है ना। 0 ये रहा 0। देखो बच्चा याली लाइन से मतलब नहीं होता, मेन मतलब होता है तुम्हारे 0 से, ये 0। तो 0 कितना है, तो 0 देखो ये 10 से आगे 11 से थोड़ा सा आगे है, तो 11 mm से आगे जाएगा, है ना। बात थोड़ा समझो, मैंने पिछली बार ये वाली लाइन से किया था, इस वाली लाइन से मतलब नहीं होता, मेन मतलब होता है 0 से, क्योंकि ये ठाना इधर भी तो आके जुड़ेगा, 0 से मतलब होता है, इस बात को याद रखना।
तो जीरो तुम्हारा देखो 10 से 11, 12 से कम, 11 से ज्यादा, तो 11 से थोड़ा सा ज्यादा है। क्लियर है? अब करना क्या होता है कि आगे आपको लीस्ट काउंट लिखकर आपको वर्नियर कैलिपर का वो खाना देखना होता है जो मेन स्केल के साथ सिधाई में हो। अब देखो इसके बाद कह सकते हो कि ये हमारा क्या हो गया, ये आधे आधे में हो गया, ये सब कौन सा खाना एकदम सीधी रेखा में, 2, फिर ये 2.5, 3, 3.5, 4। तो आप सिधाई में देखिए, तो सिधाई में मुझे केवल एक ही खाना नजर आ रहा है जो एकदम सिधाई रेखा पे है। सर वो कौन सा नजर आ रहा है? वो 6 और 7 के बीच का है, या आप 7 भी मान लो कि 7 एकदम सिधाई पे है। अब देखो 7 जो है वो मेन स्केल और वर्नियर स्केल की एकदम सिधाई पर है, 7 एकदम सिधाई पर है। तो आपको करना कुछ नहीं होता कि आगे जो है 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो रीडिंग आएगी वो 11.7 mm हो जाएगी। ये सवाल का सही उत्तर होगा 11.7 mm। ओके, तो रीडिंग निकालने का जो सही फॉर्मूला होता है, मैंने तो आपको ये डायरेक्ट बताया, लेकिन रीडिंग निकालने का सही फॉर्मूला होता है कि आपको सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग देखनी है, मेन स्केल की रीडिंग देखनी है ना, और प्लस जो है लीस्ट काउंट के साथ आपको उस संख्या का मल्टीप्लाई मेरे भाई करना पड़ेगा जो कह सकते हो एक सीधी रेखा में है, यानी संपाती संख्या जिसको आप बोलते हैं कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल कॉन्साइड हो गई हो जिस नंबर पे, तो कॉन्साइड हमारी 7 पे नजर आ रही है, तो मैंने 11 प्लस लीस्ट काउंट इंटू 7 कर दिया। समझो बात को? ओके, तो ये एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा सवाल था जिसको आप डायरेक्ट निकालना सीखे। अब ये क्यों किया जाता है अगर आपको समझना है तो वो भी समझो। देखो 11 तक तो चलो ठीक था, फिर इन दोनों के बीच में, 2 ठानों के बीच में 1 mm, यहां 2 ठानों के बीच में 0.9 mm, तो 0.1 mm का फर्क पड़ेगा। तो 0.1 mm का फर्क 7 बार पड़ा, इसलिए मैंने 7 का मल्टीप्लाई करके फाइनल रीडिंग निकाल दी। बताइए क्लियर है ना? तो ये एकदम एक्यूरेट मान आ गया। आगे इसी तरह का एक और सवाल लेते हैं, जीरो से हमेशा लिया करो, जीरो से। अब इधर देखिए, मुझे इन्होंने पूरा डायग्राम नहीं दिया, सिर्फ ये कह दिया कि भैया ये mm में है, ये वर्नियर स्केल है, ऐसा कह दिया। तो आप बताइए ये तुम्हारा 40 हो गया। जीरो देखिए, ये है जीरो वाली लाइन, ये है जीरो वाली लाइन, ये देखो ये है ना। तो 41, 42, 43, 44, 44 से थोड़ा सा ज्यादा है। बताइए अच्छा वर्नियर स्केल में कितने ठाने हैं? 10। अगर वर्नियर स्केल में 10 ठाने हैं तो जल्दी मुझे बताइए इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? कहना इसका लीस्ट काउंट सर देखो 1/10 हो जाएगा, या फिर आप सीधा सीधा बोलिए 0.1 mm हो जाएगा, 0.1 mm हो जाएगा। तो अब आप मुझे जल्दी से फटाफट ये बताएंगे दोस्त कि 40, 41, 42, 43, 44, 44 से ज्यादा होगा, 44 से ज्यादा होगा, इसलिए मैं कह सकता हूं ऐसा कि जो रीडिंग होगी सर, जो भी रीडिंग होगी वो मेन स्केल रीडिंग हो रही 44 प्लस लीस्ट काउंट कितना है 0.1 इंटू, आपको वो मान देखना है जो नीचे वाली संख्या, नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन के संपाती हो, एक ही लाइन में हो। तो ऐसा कोई मान दिखाई दे रहा है? कहना बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये वाली लाइन देखिए, तो ये वाली लाइन एकदम संपाती है, लेकिन जो संख्या लिखनी है ना आगे, वो वर्नियर स्केल वाली संख्या लिखनी है, यानी 0.5 और ये कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा, इंटू 6 कर दीजिए। तो फाइनली देखिए जो रीडिंग आ रही वो 44.6 mm आ रही। बताइए, तो अभी कभी भी ऐसी रीडिंग आपके सामने आ जाए तो एकदम क्लियर रखिए भाई कैसे निकालना है ना। मैं एक और सवाल आपके सामने लेता हूं, जरा उसको भी देखिए, सवाल क्या है? सवाल चलो इसी में बना लेते हैं, इसको मैंने क्या किया, इसी चीज को मैंने कॉपी कर लिया, ये मैंने कॉपी कर लिया है ना। अभी तक मैंने इस पे आपको बताया, अब मैंने क्या किया है, इसी चीज को कॉपी कर लिया, मैंने इसी में ही हम लोग सवाल बनाने वाले हैं। ये देखो ठीक है, सेम क्वेश्चन बनाते हैं। बस सेम क्वेश्चन करते समय मैं एक छोटा सा यहां पर काम कर दूंगा। काम ये करने वाला हूं
कि मैं यहां पर बस एक लाइन लिखने वाला हूं, मैं यहां पर बस एक लाइन लिखने वाला हूं, कितने ठाणे हैं? 20 ठाणे हैं। कितने ठाणे? 20 ठाणे हैं। मैंने एक लाइन लिख दी। कितने ठाणे? 20 ठाणे। ओके, अब सवाल यह है कि अगर 20 ठाणे होते, अब मुझे इसका आंसर बताइए कितना होता। तो कहना जैसे ही सर आपने यहां 20 ठाणे किए तो तुरंत सबसे पहले चेंज हो जाएगा इसका लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट हो जाएगा इसका 8/20, और 8/20 का मतलब होता है 0.05 mm। बताइए, चेंज हो गया। फिर आपने तुरंत कहा कि अगर लीस्ट काउंट इतना है, अब रीडिंग चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं इसकी पूछूं कि बताइए इसकी रीडिंग क्या है, तो फिर से वही सेम चीज, सेम चीज क्या सर? देखो 40, 41, 42, 43, 44, 44 से ज्यादा जीरो वाली लाइनें देख लो, और 45 से कम, तो 44 प्लस हो जाएगा। कहां पर जाके संपाती है सर? 6वें पे। तो प्लस लीस्ट काउंट के साथ आपको 6 का मल्टीप्लाई करना है। तो बताइए इसका आंसर कितना जाएगा? तो 6 पंचे 30, और 6 पंचे 30 मतलब 0.30। तो आंसर जो जाएगा वो 44.30 जाएगा। ये आप रीडिंग हो जाएगी। आसान बहुत होता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं है, एकदम इजी है। बस आपको वर्नियर कैलिपर चलाना आना चाहिए कि हाँ वर्नियर कैलिपर कैसे काम करता है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर जो है ना, हमारे दशमलव के 2 स्थान तक भी शुद्ध मान दे सकता है। हाँ, बशर्ते ये है कि आपका लीस्ट काउंट जो है ना, अगर 0.05 mm है, या फिर 0.1 वाला तो नहीं दे रहा। देखो 0.1 वाला जो था वो दशमलव के केवल 1 स्थान तक शुद्ध मान देता है। इस बात को याद रखना। क्यों? क्योंकि 0.1 है तो 10 ठानों से ज्यादा होने नहीं। 8 हुआ 0.8, 9 हुआ 0.9। लेकिन जैसे 20 ठाने हो गए तो 0.5। अब मान लीजिए यहां पर 9वां ठाना होता, फॉर एग्जाम्पल, अगर 9वां ठाना मैच करता ना इसका, तो यहां पर 9 पना 45.45 होता, तो आंसर जाता 44.45। तो वर्नियर कैलिपर दशमलव के 1 स्थान तक भी शुद्ध मान दे सकता है mm में, दशमलव के 2 स्थान तक भी दे सकता है। लेकिन 1 स्थान तक देता है 10 mm वाला ठाना, और दशमलव के 2 स्थान तक दे सकते हैं 20 mm वाला ठाना, 50 mm वाला ठाना। ठीक है, तो ये बहुत वैसा टॉपिक था, थोड़ा सा आपको आराम से समझना पड़ेगा, नहीं तो ये वाला टॉपिक आपके हो सकता है दिमाग में ना आए। फिलहाल आपको समझ में जरूर आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग कॉपी में डालेंगे जिसको बोलते हैं नट एंड बोल्ट प्रिंसिपल, यानी हेडिंग पड़ेगी स्क्रू गेज। तो ये जो स्क्रू गेज होता है, जिसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं बच्चा, इसी को बोला जाता है माइक्रोमीटर। अगर मैं पूछूं स्क्रू गेज का दूसरा नाम क्या है, तो सीधा सीधा बोलिए सर इसका दूसरा नाम है माइक्रोमीटर, नट एंड बोल्ट प्रिंसिपल या फिर माइक्रोमीटर। अच्छा, स्क्रू गेज या फिर माइक्रोमीटर। लेकिन ये जो स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर है ना, ये जिस सिद्धांत पे काम करता है उस सिद्धांत का नाम होता है नट एंड बोल्ट प्रिंसिपल धर्म। ये क्या है सर? ये स्क्रू गेज के कार्य करने का सिद्धांत है बच्चा, सिद्धांत है सर। ये सिद्धांत क्या होता है थोड़ा समझा दो, मैं समझाता हूं। देखो आपको पता है कि आप लोगों ने एक नट देखा होगा, एक बोल्ट देखा होगा। ठीक है, देखो नट होता है घुमाने वाला पार्ट, है ना, और बोल्ट की बात करते हैं तो बोल्ट होता है ऐसे बेलनाकार वाला पार्ट। ठीक है, बोल्ट को कसते हैं। तो नट, मान लीजिए ये रहा नट और ये रहा बोल्ट। ये क्या रहा सर? ये रहा नट, और बताइए ये क्या रहा सर? ये रहा बोल्ट। ये क्या रहा? बोल्ट। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं नट एंड बोल्ट की बात करता हूं कि बताइए ये हमारा नट है और ये हमारा बोल्ट है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि नट एंड बोल्ट प्रिंसिपल क्या होता है, तो आप सीधा सीधा ये कहिए दोस्त, है ना, आप सीधा सीधा ये कहिए कि नट एंड बोल्ट का जो खास प्रिंसिपल होता है ना, वो ये होता है कि जब हम लोग नट को एक राउंड घुमाते हैं, नट को एक राउंड घुमाते हैं, तो नट जो है हमारा कह सकते हो बोल्ट में आगे बढ़ता है। बताइए ये बात सबको पता है नहीं पता? जल्दी बताइए, ये बात सबको पता है नहीं पता? जब हम लोग नट को एक राउंड घुमाते हैं, 1 सेकेंड,
ओके। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग नट एंड बोल्ट प्रिंसिपल में थे। तो मैंने ये कहा कि जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास नट है और ये मेरे पास क्या है सर, ये मेरे पास बोल्ट है। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। तो होता क्या है कि जब इस नट को हम इस बोल्ट में पहनाते हैं, यहाँ से बीच में होल होगा, तो जब इस नट को इस बोल्ट में पहनाते हैं और नट को ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो नट क्या करता है कि बोल्ट में आगे बढ़ता है। बहुत ध्यान से सुनना। तो जब भी कभी नट बोल्ट में आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ता है एक पिच के बराबर। एक पिच के बराबर। पिच क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने एक ये बोल्ट बनाकर दिखाया, तो होता क्या है कि हर एक बोल्ट में इस तरीके से चूड़ियां बनी होती है। हर एक बोल्ट में इस तरह से क्या बनी होती है सर? हर एक बोल्ट में इस तरह से चूड़ियां बनी होती है। और पिच का मतलब क्या होता है सर? पिच का मतलब ये होता है दो लगातार चूड़ियों के बीच का गैप। सर, दो लगातार चूड़ियों के बीच का गैप, इसे पिच कहते हैं। तो जब हम लोग अपने इस नट को बोल्ट में पहनाकर ऐसे 8 राउंड घुमाते हैं, कितना राउंड? 8 राउंड। तो 8 राउंड घुमाने के बाद हमारा जो नट है ना वो बोल्ट में कितना आगे बढ़ जाता है? कहना नट हमारा बोल्ट में आगे बढ़ जाता है 8 पिच के बराबर, यानी यहां से यहां आगे बढ़ जाएगा। 8 पिच के आगे बराबर बढ़ जाएगा। ठीक है सर, वेरी गुड। लेकिन हम लोग ये जो नट यूज करते हैं ना, इसमें पैमाना बना देते हैं। इसमें क्या बना देते हैं? पैमाना। और कितने पैमाना बना देते हैं सर? इसमें पूरे के पूरे 50 ठाने बना देते हैं। कितने ठाने बना देते हैं सर? इसमें पूरे के पूरे 50 ठाने बना देते हैं। गिनती न करना, हो सकता है कम ज्यादा हो। अब मान लेना कि नट में कितने ठाने बना दिए सर? नट में बना दिए हमने 50 ठाने। सर मैंने नट में बना दिए 50 ठाने। एकदम ध्यान से सुनना, नट में मैंने बना दिए 50 ठाने। अगर नट में मैंने 50 ठाने बना दिए तो बताइए 8 राउंड घुमाने के बाद, इसको 8 राउंड घुमाने के बाद आपका नट कितना आगे बढ़ेगा? पिच के बराबर। सुनते जाना ध्यान से, आगे बात सुनो। जब हम लोग माइक्रोमीटर यूज करते हैं ना, माइक्रोमीटर यूज करते हैं, तो बच्चा ये जो पिच है ना, इस पिच का मान भी फिक्स कर देते हैं। हाँ, तो जब हम लोग माइक्रोमीटर यूज करते हैं तो इस पिच का मान कितना फिक्स करते हैं? तो कहना इस पिच का मान फिक्स करते हैं 0.5 mm। इस बात को याद रखना। इस पिच का मान कितना फिक्स करते हैं सर? इस पिच का मान फिक्स कर देते हैं 0.5 mm। तो आप ऐसा कह सकते हो मेरे दोस्त, आप ऐसा कह सकते हो कि जब हम लोग 50 ठाने आगे बढ़े, जब हम लोग 50 ठाने आगे बढ़े, तो जल्दी बताइए 50 राउंड घुमाया, ऐसा बोलिए 8 राउंड घुमाया या 50 ठाने घुमाया? तो 50 ठाने घुमाने के बाद हमारा बोल्ट नट कितना आगे बढ़ेगा? 0.5 mm आगे बढ़ेगा। या फिर आप अगर जनरल बात करना चाहते हो तो हम लोग जनरल बात भी कर सकते हैं, जनरल बात भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ ठानों की संख्या को n मान लेते हैं। कितना? n। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 8 राउंड घुमाने पर, 8 राउंड घुमाने पर कितना आगे बढ़ेगा? कह देना पिच के बराबर सर आगे बढ़ेगा। सुन रहे ना? 8 राउंड में तुमने कितने ठाने बनाए सर? n ठाने बनाए। तो n ठाने घुमाने पर कितना आगे बढ़ेगा सर? n ठाने बढ़ाने पर पिच के बराबर आगे बढ़ेगा। पिच हमने p मान रखी। ठीक है, तो n ठाने बढ़ाने पर पिच के बराबर आगे बढ़ेगा। तो बताइए 1 ठाना आगे बढ़ाने पर, सिर्फ 1 ठाना, सिर्फ 1 ठाना आगे बढ़ाने पर कितना आगे बढ़ेगा? कह देना p/n। और 1 ठाना आगे बढ़ाने पर जो आगे बढ़ेगा, 1 ठाना घुमाने पर, 8 राउंड घुमाना मतलब n ठाने घुमाना, और n ठाने घुमाना तो हम लोग 1 ठाने से निकाले, तो 1 ठाना घुमाने पर p/n आगे बढ़ेगा। सर इसी को हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो जब भी कभी हम लोग नट एंड बोल्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो नट एंड बोल्ट प्रिंसिपल में बस इतनी बात याद रखेंगे कि जब हम नट को 8 राउंड घुमाते हैं तो 8 पिच आगे बढ़ता है। 8 राउंड आगे बढ़ाने का, घुमाने का मतलब है n ठाने घुमाना। तो 8 ठाने घुमाने पर p/n। तो ये जो p/n है ना, यही तुम्हारा क्या कहलाता है सर? यही तुम्हारा लीस्ट काउंट कहलाता है। तो बच्चा मेरे लीस्ट काउंट बराबर हो जाता है p/n। p/n यही तुम्हारा लीस्ट काउंट है। लेकिन जब हम लोग बात वर्नियर कैलिपर की करते हैं, जब हम लोग बात वर्नियर कैलिपर की करते हैं, तो मैंने बताया कि वर्नियर कैलिपर में जो हमारा यहाँ पिच डिफाइन की जाती है ना, वो 0.5 mm डिफाइन की जाती है, ऐसा बना लिया जाता है ना। तो पिच का मान वर्नियर कैलिपर के उसके लिए, स्क्रू गेज के लिए 0.5 mm है।
जबकि ठानों की संख्या कितनी है 50। तो स्क्रू गेज के लिए पिच का मान 0.5 mm, ठानों की संख्या 50, तो 0.5/50 कितना हो जाएगा, तो कहना दशमलव को उड़ा दीजिए ऐसे, तो मुझे जो नजर आ रहा है वो 0.01 mm नजर आ रहा है, 0.01 mm। ओके, तो 0.01 mm यही तुम्हारे माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज का क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, लीस्ट काउंट होता है। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं स्क्रू गेज का, सीख लीजिए। इसी को माइक्रोमीटर कहते हैं। किस सिद्धांत पे काम करता है, नट एंड बोल्ट प्रिंसिपल पे। कई बार हम लोग थ्रेड एंड स्क्रू प्रिंसिपल भी कह देते हैं, स्क्रू थ्रेड एंड स्क्रू प्रिंसिपल, वो एक ही बात है, उसको आप मत कहिए, नट बोल्ट प्रिंसिपल भी बोलेंगे, एक ही बात है। तो जनरल फॉर्मूला आया है P/N। क्या फॉर्मूला है, P/N। अब हो सकता है कि कल को आपके एग्जाम में पिच का मान 0.5 mm न देकर 1 mm दे दे हैं। जो हमने नट में स्टेल बनाई उसका मान कुछ और दे दे, तो आप उसके अलावा भी निकाल सकते हो। अब इस बात को हम अप्लाई कैसे करते हैं वो भी सीखिए। ये देखिए, ये आपके सामने जो है ना, ये मैंने बना के दिखाया स्क्रू गेज, यही है हमारा स्क्रू गेज, इसी को माइक्रोमीटर बोलते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना। माइक्रोमीटर में देखिए, फिर से बहुत ध्यान सुनना, माइक्रोमीटर में देखिए एक फिक्स जबड़ा होता है, ये फिक्स जबड़ा है, याद रखना। सर इस फिक्स जबड़े को एक नाम से जानते हैं, सर इस फिक्स जबड़े को बोला जाता है एनविल। क्या बोलते हैं, एनविल। एनविल पूरी तरह से फिक्स्ड होता है। देखो, इसके अलावा अगर बात हम लोग करते हैं कि बताइए ये क्या है, ये देखो, जैसे आप यहां से ऐसे पकड़कर इसको ऐसे पकड़कर घुमाएंगे ना ऐसे ऐसे, तो ये स्पिंडल आगे पीछे आता है। और याद रखना इसे किस नाम से जानते हैं, तो कहना इसे बोला जाता है स्पिंडल। इसे क्या बोला जाता है, स्पिंडल। तो बच्चा इसे बोलते हैं स्पिंडल। अब आगे बात सुनो, स्पिंडल के साथ साथ एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी कि ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्से को एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं रैचेट। रैचेट ये इंस्टॉल करता है, जैसे लास्ट वाला हिस्सा मैंने कहा रैचेट। रैचेट क्या होता है, जैसे कि आपने यहां जॉब पकड़ दिया, ऐसे घुमाकर तुमने जॉब को पकड़ लिया, लेकिन इस बात को इंश्योर करना कि जॉब कहीं ढीला तो नहीं है। तो ढीला नहीं है तो ये रैचेट को अगर घुमाते हैं तो रैचेट के घुमाने से या तो ये जॉब और ज्यादा टाइट होता है, और अगर नहीं टाइट होता, टाइट हो चुका होता है पूरी तरह से, तो ये चट चट की आवाज सुनाई देती है इसे। तो समझ में आ जाता है कि हमें बहुत ज्यादा ताकत अब नहीं लगानी। क्लियर है ना। अब बात सुनो, सर ये जो आपका एनविल है ना, ये इसमें जॉब को पकड़ना है, तो सेम तरीके से ना हम लोग इसमें भी ध्यान रखना, इसे भी किसका बनाते हैं, सर इसे भी कार्बाइड का बनाते हैं, है ना। अब बहुत ध्यान से सुनो, इसमें भी 2 पैमाने होते हैं। इसमें से एक होता है तुम्हारा मेन स्केल। देखो थोड़ा गौर से देखना, ये यहां पर भी एक स्केल बनी होती है जैसे कि ये है ना, तो इसे बोला जाता है सर, ये होती है तुम्हारी मेन स्केल, मुख्य पैमाना जिसको बोलते हैं। ओके, और जबकि एक स्केल यहां पर भी बनी होती है ऐसे, देखो चारों तरफ, इसे बोलते हैं गोली पैमाना। इसे बोलते हैं गोली पैमाना। इसे क्या बोलते हैं सर, इसे बोलते हैं गोली पैमाना। कई बार आप इसको स्फेरिकल स्केल या फिर स्क्रू स्केल या फिर माइक्रो स्केल किसी भी नाम से जाना जाता है, स्फेरिकल स्केल भी बोल सकते हैं। तो एक होता है यहां पर मुख्य पैमाना और एक होता है यहां पर वर्नियर गोली पैमाना। अब होता क्या है कि जो मुख्य पैमाना है ना, ये मुख्य पैमाना, इसमें एक खाना होता है 0.5 mm का, जिसके द्वारा आपकी कह सकते हो पिच डिफाइंड होती है। जबकि गोली पैमाने में टोटल कितने खाने होते हैं, सर गोली पैमाने में टोटल खाने होते हैं 50 खाने होते हैं, 50। तो मेरे भाई अगर इन दोनों की मदद से मैं आपसे पूछूं पिच कितना निकलेगा, या पिच नहीं लीस्ट काउंट बताइए, पिच तो निकाल चुके हैं ना, पिच तो यही हो जाएगी। लीस्ट काउंट मैं पूछूं कि बताइए लीस्ट काउंट कितना होना चाहिए, तो आप सीधा सीधा बोलिए लीस्ट काउंट आपने अभी बताया था सर पिच डिवाइड बाई एन। अब देखो पिच किसमें लगती है, पिच बनती है मुख्य पैमाने में, ये है पिच, ये क्या पिच। जबकि अगर बात करते हैं कि बताइए ये गोली पैमाने में खानों की संख्या 50 है, तो पिच 0.5 mm
और ये तुम्हारा कह सकते हो 50। तो फाइनली सॉल्व करके देख लीजिए, इसका कितना आ जाएगा सर, इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 mm। यही तो मैंने बताया। तो 0.01 mm इसका लीस्ट काउंट होता है। ये देखिए लिखा भी होता है, ये देखिए लिखा है ना। लेकिन सर ये जॉब की वैल्यू निकालता कैसे? एकदम आसान है, इसको भी समझना। देखो कैसे, तुमने मान लीजिए यहां पर कोई जॉब फंसाया, और जॉब को फंसाने के बाद ये रीडिंग बस देखनी होती है, सिर्फ इतनी रीडिंग, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन फंसा सही ढंग से होना चाहिए। मैंने बताया फंसाने के लिए एक तो आप इसको घुमाइए, देखो ये स्पिंडल है, ये स्पिंडल है, लेकिन ये जो इधर वाला पार्ट होता है, घूमने वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं स्लीव। ये नाम ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, मेन आएगा आपका ये, ठीक है। तो आप अगर स्लीव टाइट हो चुका है, फिर भी आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं ढीला है, तो लास्ट में रैचेट को घुमा के देख लीजिए, आवाज आ रही है तो आप बस रीडिंग ले लीजिए, नहीं आ रही तो थोड़ा घुमा दीजिए। अब देखो इधर, मान लीजिए ये रीडिंग है, तो ये 5 इधर आया है, देखो 5 के बाद आप डॉट से देखना, नीचे वाले होते हैं 0.5, यानी 1 ठाना होता है 0.5 का। तो 5 यहां पहुंचा तो 5.5 हो रही है, ये 6, ये 6.5, ये 7, समझो भर रहा है ना बात को। तो आप ऐसा कह सकते हो सर, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। 7 के बाद जो जो आपको दिखाई दे, भाई देखो ये है मुख्य स्केल, मुख्य पैमाना, और ये क्या है सर, सर ये है गोली पैमाना। ये क्या है सर, इसे बोला जाएगा गोली पैमाना। तो आप मुझे बताइए, मुख्य स्केल में मुख्य पैमाने में 7 और 7.5 तो है, आगे वाली लाइन दिखाई नहीं दे रही मुझे, ऊपर वाली जो ऊपर होनी चाहिए, 8 वाली लाइन नहीं है। तो जब 8 वाली लाइन नहीं है तो आप कहना कि 7 के बाद 7.5 नजर आ रहा है, तो 7.5 नजर आ रहा है, तो जो भी रीडिंग होगी सर वो 75.5 mm से तो ज्यादा ही होगी। फिर मैंने कहा था कि आगे क्या करते हैं, लीस्ट काउंट ले लेते हैं। लीस्ट काउंट कितना है 0.01 mm, ये देखो। और फिर ये जो डोली पैमाना है ना, इसका वो पैमाना ले लीजिए, वो ठाना ले लीजिए जो संपाती हो। अब देखो 35 ये लाइन रही, 36, 37, 38, 38 वाली लाइन ही देखिए, इसके पैरेलल आ रही है। तो इंटू बताइए कितना कर देना है, बस इंटू 38 कर देना है, यही तुम्हारा सवाल का उत्तर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने से मुझे जो पता चलेगा वो 7.5 मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने से 0.38, तो फाइनली आ जाएगा 7.53, 7.88 mm। ये सवाल का सही उत्तर है। बताइए, समझे? सीट देना इस टू बी, जो दिखाई दे 7.5 तक दिखाई दे रहा है, आगे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस संपाती देख लो किसके। तो 38 मुझे समझ में आया क्योंकि ये 35 था, बड़ी वाली लाइन 35 थी, 36, 37, 38, ठीक है। एक और इसी तरह का मैंने एग्जाम्पल लिया है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसको लगाते देखिए जरा, इसको लगाते देखिए क्या आना चाहिए, इसको लगाते देखिए। कहना एकदम आसान है सर, ये भी कैसे आसान है सर बताओ। तो क्या क्या दिखाई दे रहा है, कहना 0, अब मैंने कहा था ये आधा होता 0.5, फिर पूरा 8 है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा सर क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो कहना दिखाई देने की बात है तो 5 mm पूरा का पूरा, फिर ये 5.5, 6, 6.5, 7, फिर ये वाली लाइन भी तो नीचे की ओर दिखाई दे रही है। अब देखो तो 7 के बाद ये वाली 7 के बाद ये वाली लाइन भी तो दिखाई दे रही है। तो 7.5 तो पूरी तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है बच्चा। तो बताइए इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, तो कहना रीडिंग तो सर देखो 7.5 mm मुझे पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। फिर इसका लीस्ट काउंट, अच्छा इसमें गोली पैमाने में ठानों की संख्या 50 होती है और ये 0.5 mm है, तो इसका मतलब लीस्ट काउंट स्टूडेंट का 0.01 mm। फिर ये देखो कि कौन सा ठाना एकदम संपाती है, संपाती वाला ठाना देखिए। तो संपाती वाला ठाना अगर देखा जाए तो आप कहना कि देखो सर ये तो 20 हो गया, लंबी वाली लाइन 21, 22, 23, 24। सर 24वां नंबर पूरी तरह से संपाती है, कॉन्साइड है, तो इंटू 24 कर दीजिए। तो बताइए जल्दी से आंसर कितना जाएगा, कह देना 7.5 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.24 और जल्दी से बताइए आंसर कितना हो जाएगा 7.74।
सर ये सवाल का सही उत्तर होगा। देखो 0.2 अंक तक बता रहा है, हाँ एक्यूरेट बता रहा है, क्लियर है ना। हालांकि ये काम वर्नियर कैलिपर भी कर सकता था, परंतु वर्नियर कैलिपर तभी करता है जब उसके लिए लीस्ट काउंट 0.1 mm से भी कम होता है, जैसे कि पॉइंट जिसमें 20 ठाने थे वो भी काम कर सकता था, है कि नहीं। तो ये तुम्हारा कह सकते हो कि कंप्लीट हो गया स्क्रू गेज। तो बच्चा यहां से हम लोगों का फिनिश हो जाता है। अच्छा एक और हेडिंग पढ़ लेते हैं, स्क्रू भी देखिए, ये भी हम लोग इसी में निपटा लेते हैं। थोड़ा सा ये वाला लेक्चर बड़ा रहेगा क्योंकि इसमें मैंने सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले रखे हैं ना, है ना। तो एक और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आता है, उसका नाम होता है साइन बार, इसको बोलते हैं साइन बार। साइन बार की मदद से क्या करते हैं, कहना साइन बार की मदद से किसी भी इंक्लाइंड सरफेस का एंगल निकालते हैं, यानी कोण निकालते हैं। तो एंगल निकालने का काम, कोण निकालने का काम बताइए कौन करता है, कहना साइन बार करता है। कैसा होता है साइन बार सर बताइए जरा। तो कहना साइन बार कुछ नहीं, इस तरीके से तिरछी जो है छड़ होती है, या बार का मतलब छड़ ही होता है। तो ऐसे तिरछी एक बार होती है, एक छड़ होती है जिसके नीचे यहाँ पर 2 रोलर लगे होते हैं, एक ये रोलर और एक ये रोलर, 2 रोलर लगे होते हैं। फिर हमने क्या किया, इस दोनों रोलर को एक बॉडी के ऊपर ऐसे फिट कर दिया, एक बॉडी। हालांकि यही बॉडी तो देखिए इस तरीके से इंक्लाइंड है, ये देखिए ऐसे इंक्लाइंड है, ऐसे इंक्लाइंड है ना ये बॉडी। और मुझे यही ज्ञात करना है कि इसके इंक्लाइंड का एंगल कितना है, ये तो मुझे ज्ञात करना है। तो मैंने ऐसे साइन बार को लगाया, साइन बार को जैसे ही मैं फिट करूंगा, तो हालांकि अब आप डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसको स्लिप गेज बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग स्लिप गेज का भी इस्तेमाल करते हैं। स्लिप गेज कुछ नहीं होती, छोटी छोटी पट्टियाँ होती हैं, और वो बहुत पतली पट्टी भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा बड़ी पट्टी भी हो सकती है, स्लिप गेज बोलते हैं इनको, है ना। तो होता क्या है कि अगर मुझे एंगल निकालना है, डेट मीन्स ये एंगल थीटा चाहिए मुझे, तो हम लोग ये वाला एंगल थीटा निकाल देते, बस इतना एंगल थीटा निकाल देते। तो आप चित्र से देखिए, अगर मुझे थीटा निकालना है तो थीटा बराबर हो सकता है, या टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं, टेन थीटा नहीं साइन थीटा लगाया जाएगा, लंब बटे टर्न। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब डिवाइड बाई टर्न। ये एंगल निकालना है तो कहना लंब तो देखो सर h, और यहां से रोलर की त्रिज्या r दोनों हो सकती है, सुनते जाना। तो मैंने कहा अगर तुमने वहां रोलर की त्रिज्या ले ली तो यार लंबाई में भी ये तिरछी वो तिरछी हो जाएगी। तो हम लोग पता फाइनली क्या करते हैं, हम लोग ना इस पॉइंट को पकड़ते हैं और इस पॉइंट को पकड़ते हैं, मतलब दोनों रोलर के सेंटर को पकड़ते हैं, एक ये सेंटर पकड़ते हैं और दूसरा कह सकते हो कि दूसरा सर ये वाला सेंटर पकड़ते हैं, एक ये सेंटर एक ये सेंटर, 2 सेंटर पकड़ते हैं। तो मेरे भाई ये बताओ, अगर सेंटर टू सेंटर पकड़े और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दे ऐसे, तो आपसे कहा जाए कि सर अब एक काम करो, अब ये एंगल थीटा निकालो। तो कैसे निकलेगा थीटा, कहना जितना तुम ऊंचाई r चले गए, ये त्रिज्या r है ना, ये त्रिज्या r है, तो जितना ऊंचाई यहां से कम हो रही है h, उतना ऊंचाई यहां बढ़ जाएगी h। तो सीधा सीधा साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है लंब बटे टर्न, और लंब की जगह हो जाएगा हाइट h, और टर्न का मतलब क्या हो जाएगा, तो कहना टर्न का मतलब हो जाएगा दोनों रोलर के बीच की दूरी। सर दोनों रोलर के बीच की दूरी, यही हमारा टर्न है। डाउट नहीं रखना, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये एच कैसे है आ गया सर। अरे आप सोच से देखिए, जब अगर ये पॉइंट हमारा थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाला पॉइंट भी हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट कम हो जाएगा, तो चाहे यहां से लेकर सेंटर तक की दूरी देखी जाए तो ये भी तो एच ही होगी क्योंकि ये आर है। फिर यहां से यहां तक की ये सेंटर की दूरी, ये सेंटर, ये एल कह दिया है। एल क्या है, एल है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ये है ये है एल है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। तो साइन थीटा बराबर एच बटे एल हो जाता है, और एच का मतलब होता है हाइट ऑफ स्लिप गेज। एच का मतलब क्या होता है, तो एच का मतलब होता है सर हाइट ऑफ स्लिप गेज, स्लिप गेज की ऊंचाई, हाइट ऑफ स्लिप गेज ये होता है। और एल का मतलब क्या होता है सर, एल का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, सर ये एल होता है। ओके, दूसरी बात तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि साइन बार किस मटेरियल का बनाया जाता है,
तो साइन बार का अगर मटेरियल पूछा जाए कि बताइए किस मटेरियल का बनाया जाता है, तो तुम्हें बताना है स्टेनलेस स्टील, यानी स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है तुम्हारा साइन बार, याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है साइन बार, इस बात को याद रखिएगा। ओके, तो ये साइन बार हो गया। अब साइन बार के बारे में एक दो पॉइंट और सुन लेना। साइन बार का जो एक्यूरेट मान होता है ना, वो 15 डिग्री तक होता है। तो कई बार इसकी लिमिट पूछी जाती है कि साइन बार की लिमिट कितने एंगल तक होती है, तो साइन बार की लिमिट होती है 15 डिग्री तक, यानी ये 15 डिग्री तक तो बढ़िया मान देता है, लेकिन 15 से ज़्यादा मान आप निकालना चाहोगे ना तो गलतियां हो जाती है। तो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि साइन बार की मदद से एक्यूरेटली मान कितने एंगल तक निकाला जा सकता है, आप कहना 15 तक। 15 से ज़्यादा निकालोगे तो गड़बड़ी करने लगेगा। ओके, तो यहाँ से हमारा इस चैप्टर का यूनिट 3 खत्म हो ये लेक्चर 2 खत्म हो जाता है। अभी और भी मेरे पास हेडिंग है, हालांकि इस हेडिंग को हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा भी था ना। ओके, तो ये हमने साइन बार तक पढ़ लिया। अब लिमिट ऑफ गेज के बारे में थोड़ा सा समझना है, ये टॉलरेंस लिमिट क्या होती है, मतलब लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट हो गया, और थोड़ा सा सार्थक अंक कोटिमान भी समझना है, क्योंकि सार्थक अंक कोटिमान भी आ जाता है ना। तो हम लोग यहाँ डिटेल पढ़ रहे हैं। मैं फिर से बता दूं, हम लोग यहाँ वो चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स में है। फिजिक्स और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये दोनों अलग अलग बातें होती है, इस बात को याद रखना। तो मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको ऐसा कंटेंट, ऐसा सिलेबस देने वाला हूं कि जो आपके 40 नंबर में से कम 35 नंबर जरूर दिलाएगा। पेपर कहीं से भी बने, अगर आपके सिलेबस में इतनी सी भी चीज पूछी गई है CBT 2 में पिछली बार, तो मैं उतनी सी चीज को भी थोड़ा डिटेल डिस्कशन करके आपको दे रहा हूं, ताकि अगर वो क्वेश्चन में आ जाए तो सिर्फ आप कर सको, कोई और नहीं। यही तो सिलेक्शन का मूल मंत्र होता है। आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जो सिर्फ आपसे हो पा रहे हैं, किसी और से नहीं। फिलहाल वीडियो कैसा लगा, आप इसकी रेटिंग जरूर बटन में दीजिएगा। इसकी PDF मैं बटन में डाल दूंगा, उसके बटन में असाइनमेंट होगा और उसके बटन में रेटिंग होगी। तो रेटिंग जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। बाकी किसी तरह का कोई डाउट रहता है, आप सबको मेरा नंबर पता है 85 45 94 49 47, उस पर जरूर आप मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे डाउट है, मुझे प्लीज़ बता दीजिए। मैं खुद रिप्लाई करूंगा, नहीं समझ में आता मैं खुद बताऊंगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।